हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर कराएंगे और ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से वॉच करते हैं तो 100% है कि आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा यानी कि देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा तैयारी होगी इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को अवश्य अच्छे तरीके से देखें क्योंकि हम इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ों को बताते चलेंगे। और यहाँ पर जो भी आंसर आपको बताया जाएगा वो 100% राइट बताया जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं कराते। इसके लिए हमने कितना बार मेहनत करते हैं, 4-5 बार इस क्वेश्चन पर मेहनत किया जाता है, इसके बाद ही आपको ये दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे और बारीकी तरीके से देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आपको ये क्वेश्चन सब आ रहा हो तो आप 2x का स्पीड कर लें, और ताकि आपका जल्दी जो है मतलब क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए आपका तैयारी कैसी है इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कि चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो हमने आपको बताया था कि चार्ल्स मैनसन देखिएगा सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा का उल्लेख करता है। देखिएगा ये हड़प्पा की खोज नहीं करता है बल्कि इसके बारे में बताता है, लेकिन यानी कि पूर्ण रूप से इनकी खोज कौन करता है तो कहिएगा पूर्ण रूप से जो खोज करता है हड़प्पा का वो आपका करता है दयाराम साहनी। क्या करता है, कौन करता है, दयाराम साहनी। तो ये नाम आपको याद रखना होगा, दयाराम साहनी आप याद रखिएगा इसमें, है ना, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो की खोज आप याद रखिएगा आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। क्या याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया, है ना। और हड़प्पा की खोज देखिएगा 1921 ईस्वी में होती है। हड़प्पा की खोज कब होती है तो 1921 ईस्वी में होती है। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 ईस्वी में इनकी खोज होती है। आपको ये भी याद रखना होगा। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो आपका हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो ये भी आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो को ही क्या बोला जाता है तो देखिएगा मृतकों का टीला भी बोला जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, इसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, आप ज़रूर समझिए एक्सप्लेन को। तो देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, है ना। क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। हड़प्पा सभ्यता, जब अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है तब आपको बोलना है सिंधु नदी। लेकिन जब आपको डायरेक्ट हड़प्पा पूछे तो हड़प्पा अगर डायरेक्ट आपसे यहाँ से पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको बोलना है रावी नदी। तो अधिकतर देखा गया है कि आपके जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया है वो सिर्फ हड़प्पा का किस नदी के किनारे स्थित है यही पूछा है। तो आपको लगाना क्या है, रावी नदी। और हड़प्पा की खोज जो है कब हुई थी 1921 में, और किसने किया था तो दयाराम साहनी। और देखिएगा यह मतलब कहाँ स्थित है तो यह देखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका हड़प्पा जो स्थान है ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सारी बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न है दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। तो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। तो ये सारे बात आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आप प्रश्न देखिएगा, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो आपका ये हो जाएगा लोथल। लोथल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला, लोथल से, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब ये सब स्थल कहाँ कहाँ स्थित है ये भी आप याद रखिएगा। जैसे लोथल आपको कहाँ स्थित है तो गुजरात, क्या बोलिएगा, गुजरात में लोथल स्थित है ना। तो गुजरात में लोथल स्थित है।
रोपर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, रोपर आपका हो जाएगा पंजाब, रोपर क्या हो जाएगा, पंजाब में स्थित है। वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है कालीबंगा। और यहीं बात करें बनावली, वह सॉरी देखिए कालीबंगा जो है ना आपका, ये बनावली हरियाणा हो जाएगा, बनावली क्या हो जाएगा, हरियाणा। और कालीबंगा जो हो जाएगा आपका, ये राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो आपका काली रंग की चुड़िया होती है, क्या होती है, काली रंग की चुड़िया। तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, देखिए एक बार बनावली जो कि आपका कहाँ स्थित है, हरियाणा में। और यहाँ पर देखिए कालीबंगा राजस्थान में, हमें गलती से बुलाया गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोथल कहाँ स्थित है, हमने आपको अभी ही बताया कि लोथल जो है कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है भोगवा नदी। कौन नदी, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ये सारा बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है, तो मोहनजोदड़ो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कहिएगा सर जी ये बता दीजिए रोपर कहाँ स्थित है, तो रोपर जो है आपका ये सतलज नदी पर है। कहाँ है, सतलज नदी पर। जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको नोट कर लेना है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है घग्घर नदी। कौन नदी, तो घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। लोथल जब आपसे पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको याद रखना है भोगवा नदी। क्या याद रखिएगा, तो लोथल जो है आपका ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारा प्रश्न आप याद रखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा आप, एक प्रश्न और भी यहाँ से पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, है ना। तो क्या आएगा आपका प्रश्न, तो आपका जो प्रश्न आता है एक प्रश्न आएगा आपसे एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना 1861 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो ये सारा बात आप जरूर याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित है, बताइए रावी नदी के किनारे कौन स्थित है। तो हमने बताया था आपको हड़प्पा जो है रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो जाएगा, लोथल आपका भोगवा नदी हो जाएगा, और कालीबंगा क्या हो जाएगा बताइए, कालीबंगा घग्घर नदी हो जाएगा। ये सारा हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, तो जब भी आपसे विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार पूछे तो आपको जो आंसर टिक करना होगा वो मोहनजोदड़ो। जब भी पूछे तो आपको क्या टिक कर लेना है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही क्या बोलते हैं, सिंध का बाग। तो आप इसे नोट में लिख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, सिंध का बाग। तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आप याद रख लीजिएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1784 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो ये हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु का संबंध आप देखिएगा तो हर्यक वंश से है। किस वंश से है, आपका हर्यक वंश से है। और मगध वंश पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो आपका था हर्यक वंश। और हर्यक वंश ने जो राजधानी बनाया था वो किसे बनाया था, तो आप बोलिएगा राजगिरी। किसको बनाया था, राजगिरी या राजगीर बोलिए, राजगीर या गिरी ब्रज, क्या बोलिएगा, या गिरी ब्रज भी बोल सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, गिरी ब्रज। और भी हर्यक वंश की जो स्थापना किया था वो आपका हो जाएगा बिंबिसार। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। बिंबिसार के पुत्र कौन था, तो अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था, उदयन। और उदयन का पुत्र कौन था,
तो आपको याद रखना है नागदशक, है ना। और देखिएगा ये सभी जो है अपने अपने पिता की हत्या कर दिए थे। जैसे बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु कर देते हैं, अजातशत्रु की हत्या जो है उदयन कर देते हैं, और उदयन ने जो राजधानी बनाया था मगध की वो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। और किस नदी के संगम पर, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आपको याद रखना है कि किस नदी के संगम पर जो है उदयन या उदयभद्र उसी का नाम है ना। तो किस नदी, तो याद रखिएगा गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो ये सारा आप याद रखते तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किस वंश में आ जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा गुप्त वंश में आएंगे। स्कंदगुप्त किस वंश में आ जाएंगे, तो गुप्त वंश। और बताइए कि गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो आपका श्रीगुप्त करते हैं। और वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आपको बोलना है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बोलिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम बोलिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक है ना। अशोक की बात करें तो अशोक जो है किससे संबंधित हो जाएगा, किस वंश से, मौर्य वंश से। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये आपका गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा, और ये इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जब एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कविराज भी कहा जाता है। इन्हें सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का पता चलता है। और अशोक का जो कलिंग युद्ध है वो कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व। जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया तो ये भीषण नरसंहार को देखकर इन्होंने जो है मतलब देखिएगा ये शस्त्र को त्याग कर देते हैं और क्या कर लेते हैं, धम्म का प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो धम्म का प्रचार, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा, दोनों को कहाँ भेज देते हैं, श्रीलंका, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का। और पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ नहीं हुआ, तो आपको बोलना है ब्रिटेन में नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ था, तो जब भी पूछे कि कहाँ नहीं हुआ तो ब्रिटेन में नहीं हुआ। ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, तो कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। कहिएगा सर जी मालवी काग्निमित्र बता दीजिए, तो मालवी काग्निमित्र का जो लेखक है वो आपका कालिदास जी है। कौन है, कालिदास जी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब बोलिएगा कि सर ये बताइए इंडिका के लेखक कौन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज है। ये जितना भी पुस्तक हमने जो लेखक आपको बता रहे हैं वो सारा इम्पोर्टेंट है। मेघदूत के लेखक भी कौन हो जाएंगे, आपका कालिदास जी हो जाएंगे। मेघदूत, रघुवंशम, ये सब किसकी रचना है, तो कालिदास जी की रचना है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो चलिए आपका आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, तो हमने अभी आपको बताया इंडिका जो है किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, कौटिल्य के द्वारा। और देखिएगा अर्थशास्त्र का जो संबंध है मौर्य वंश से है। और पूछेगा आपसे कि किससे संबंधित रखता है, राजनीति से, इतिहास से, तो आपको याद रखना है राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे हो जाएगा, तो राजनीति से संबंधित हो जाएगा, है ना। मेघदूत के लेखक कालिदास हमने आपको अभी ही बता दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी हमने अभी आपको बताया। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी कौन है, कालिदास जी है। आप बोलिएगा सर बाणभट्ट क्या लिखा है, तो अश्वघोष। अश्वघोष के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। अश्वघोष के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा अश्वघोष का जो लेखक है वो आपका बाणभट्ट है। कौटिल्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखा है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशास्ति किस गुप्त शासक से है, तो प्रयाग प्रशास्ति देखिएगा सबसे पहला प्रयाग प्रशास्ति के जो लेखक है वो आपका हरिसेन है। कौन है, हरिसेन है। तो प्रयाग प्रशास्ति के लेखक हरिसेन है।
और हरिसेन देखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका से किसकी जानकारी हमें मिलती है? तो इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे उपनिषद की संख्या जो है आपका 108 है। और भी चीज़ हम आपको बताते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछेगा आपके एग्ज़ाम में वेद की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है वेद की संख्या 4 है। आपके एग्ज़ाम में आएगा वेद के अंग यानी कि वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। आपके एग्ज़ाम में आएगा प्रश्न पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। और महाभारत में आप ये बताइए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो ये भी आप याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला। और महाभारत जो है देखिएगा, महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है आपका वो आपका जो है महाभारत के लेखक देखिएगा कौन है? तो आपका हो जाएगा ये वेद व्यास। क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। तो ये सारा आप याद रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त। एक प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में कि वेनसांग जो है किसके दरबार में आए थे? तो वेनसांग ह से हो जाएगा ह वाला, है ना? तो हर्षवर्धन, क्या याद रखिएगा? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो वेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन थे? तो आपका मालूम होगा कि मेगास्थनीज जो है यूनान के राजदूत थे। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, है ना? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो ये आपका हो जाएगा चांदी के और तांबा के, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों जो है सही है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो हमने आपको बताया था महाभारत के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो देखिएगा आप, है ना? तो महाभारत में महाभारत का जो लेखक है वो आपका कौन है? तो वेद व्यास जी है। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी, है ना? और महाभारत में देखिएगा यानी कि जो भी मतलब देखिएगा महाभारत में जो भीष्म होते हैं ना, तो जो भीष्म होते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? गंगा पुत्र, यानी कि जो शांतनु का पुत्र होते हैं, है ना? राजा शांतनु का पुत्र होते हैं। और भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, है ना? तो ये सारा प्रश्न आप ज़रूर याद रखिएगा। तो भीष्म को क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र, है ना? तो क्योंकि वो गंगा का पुत्र है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो ये काफ़ी आसान है। अभिमन्यु जो है आपका अर्जुन का पुत्र था, है ना? और एक और बात याद रखिएगा, भीम। तो भीम का पुत्र कौन था? तो घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि घटोत्कच जो है वो किसका पुत्र था, तो आपका हो जाएगा भीम। और देखिएगा पांडव जो है ये 5 भाई थे। कितने भाई थे? तो 5 भाई थे, यानी कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। ये 5 भाई थे। कितने भाई थे? 5 भाई थे। और देखिएगा यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुंती का जो था ये 3 पुत्र थे। कुंती का इनमें से कितना पुत्र था? 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और नकुल और सहदेव जो है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी स्वयंवर में किसने जीता था? तो द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता? तो अर्जुन ने जीत लिया था द्रौपदी को। यहाँ पर देखिए याद रखने वाली बातें हैं। और द्रौपदी को देखिएगा जब अर्जुन जीत करके अपने माता के पास जाते हैं तो माता को बोलते हैं कि देखिए माते हमने आपके लिए देखिए क्या लाए हैं उपहार में, है ना? तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर कुंती होती है वो कहती है कि 5 भाइयों में बांट लो ये उपहार को, है ना? तो यानी कि कुंती जो है पीछे नहीं देखती है बल्कि बोल देती कि 5 भाई में बांट लो। तो द्रौपदी देखिएगा उस समय से 5 भाई की पत्नी हो जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा द्रौपदी पत्नी थी भीम की, अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की, सभी की। तो आप आंसर क्या लगाइएगा? सभी लगाइएगा, है ना? तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिए। कौरवों की संख्या कितनी थी? तो कौरवों की संख्या जो है आपका 100 था। कितना था? 100 था। महाभारत में युद्ध जो है किसके किसके पक्ष में हो रहा था? तो आपको याद रखना है कौरव और पांडव के बीच। किसके बीच युद्ध हुआ?
कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, है ना। कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ और यह युद्ध चला कितने दिन तक? 18 दिन तक। और यह युद्ध कहाँ हो रहा था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। आप ये भी याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में यह युद्ध चला था। कितने दिनों तक? 18 दिन तक। तो ये सारा बात आप ज़रूर याद रखिएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आपको याद रखना है, महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी और महाभारत का जो लेखक है वो आपका वेद व्यास है, वेद व्यास है। और विश्व का सबसे बड़ा महान काव्य क्या है? तो विश्व का सबसे महान काव्य, है ना, जो कि आपका क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाकाव्य है वो आपका रामायण है। तो दूसरा पूछेगा तो रामायण हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा प्राकृतिक। तो ऋग वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक। यही बात करें वैदिक काल की, तो देखिएगा जब आपका वैदिक काल आता है तो इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। एक है ऋग वैदिक काल और एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो जो आपका ऋग वैदिक काल है वो उसका समय जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल है। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथ मुनि का संबंध है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैष्णव धर्म से। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक यहाँ पर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। तो जब भी पिटक शब्द आए तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म हो जाएगा, है ना। यानी कि त्रिपिटक में ही क्या होते हैं? 3 पिटक होते हैं, है ना। त्रिपिटक में ही क्या होते हैं? 3 पिटक होते हैं, जिनमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक होते हैं। और जैन धर्म की बात करें तो आपको एग्जाम में पूछेगा त्रिरत्न। क्या पूछेगा? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो बोलिएगा आप जैन धर्म से। वहीं पूछे हीनयान महायान का संबंध किससे है? तो हीनयान महायान का संबंध भी किससे हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा? हीनयान महायान का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। और जैन धर्म की बात करें तो पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है आपका जैन धर्म से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पर देखिए, अब महात्मा बुद्ध की बात आई तो हमने पूरा डिटेल में इसको करेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है महामाया। क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का माता का नाम था महामाया। ये सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन था, है ना। पत्नी का नाम क्या था? तो त्रिशाला था। और पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। और महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध के निर्वाण की घटना को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण। क्या बोलेंगे? महात्मा बुद्ध के यानी कि मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिए। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई। वहीं बात करें दूसरा बौद्ध संगीति, तो दूसरा बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो कालाशोक के समय दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरा बौद्ध संगीति अगर आपसे पूछता तो कालाशोक हो जाएगा। तीसरा बौद्ध संगीति पूछेगा तो आपका अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय हो जाएगा। और चौथा किसके समय हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगीति यहाँ पर हो जाएगा आपका कनिष्क हो जाएगा। और वहीं बात करें प्रथम बौद्ध संगीति, तो ये आपका है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पर तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति देखिएगा तो आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था। वहीं बात करें स्थान की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है आपका राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? आपका पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा देखिएगा कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। तो ये सारा आप जरूर प्रश्न याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ दिया?
तो ब्रह्मचर्य, यानी कि पांचवा जो सिद्धांत था वो उनका ब्रह्मचर्य था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो धर्म की शुरुआत किसने किया था? हमने आपको बताया था अशोक ने। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र की रचना हमने आपको बताया, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। ये आप याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो है आपका पाटलिपुत्र में हो जाएगा, और जैन संगीति 2 हुआ। तो दूसरा जैन संगीति जो है आपका वो वल्लभी, दूसरा जैन संगीति जो है आपका वल्लभी गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात। जीटी यहाँ पर हम लिख देते हैं, गुजरात समझ जाइएगा। तो दूसरा पूछेगा तो आपका हो जाए। और प्रथम जैन संगीति जो है आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरा जैन संगीति आपका जो है वल्लभी यानी कि गुजरात में हुआ था। तो ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से, जो कि राजगीर में स्थित है। और पावापुरी में ही क्या हो जाता है? महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है पावापुरी में ही। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो आपका जो है कहाँ हो जाती है? पावापुरी में। और महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आपको याद होगा कादम्बरी के लेखक जो आपका बाणभट्ट हो जाएगा। कालिदास ने क्या लिखा है? तो मालविका अग्निमित्र लिखा है ना। अश्वघोष ने क्या लिखा है बताइए? कौटिल्य ने क्या लिखा है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा है। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। बांसबन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो वीर शैव लिंगायत हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आइन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला हम बात करेंगे, इससे पहले अकबरनामा। अकबरनामा जो है आपका, वो अकबरनामा जो है आपका 3 खंडों में बटा हुआ है। अकबरनामा कितने खंडों में बटा है? तो 3 खंडों में बटा है। और तीसरा ही खंड क्या है आपका? तो तीसरा ही खंड है आपका आइन ए अकबरी। और ये दोनों जो लिखने वाले व्यक्ति है वो अबुल फजल है, क्योंकि अकबर जो उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, है ना। तो आइन ए अकबरी जो है किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। और आइन ए अकबरी कितने भागों में बटा है? तो 5 भागों में। लेकिन पूछेगा आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि कितने भागों में बटा है? तो भूमि जो है आपका 4 भागों में बटा है ना। भूमि कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि कितने वर्गों में बटा है? तो 4 भागों में बटा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? तो टोडरमल जो है अकबर के दरबार में क्या थे? तो आपको याद रखना है वित्त मंत्री क्या थे। और अकबर का संरक्षक पूछेगा तो आपको याद रखना है बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आइन ए अकबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो आइन ए अकबरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो अकबर का। और आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो आपको याद रखना अबुल फजल। कौन लिखा था? तो अबुल फजल ने आइन ए अकबरी को लिखा था। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आपका काफ़ी आसान प्रश्न है, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया वो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो हुमायूंनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो आपका किया था A.S. बेवरेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा हुमायूंनामा की बात करें तो हुमायूंनामा जो लिखा था वो आपका हुमायूं का बहन ही लिखा था, जिनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है गुलबदन बेगम। क्या था? गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि गुलबदन बेगम क्या थी? तो गुलबदन बेगम जो है आपका लेखिका थी। गुलबदन बेगम क्या थी? तो आपका लेखिका हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो मुग़ल दरबार में अभिवादन के निम्न में से कौन सा तरीका था? है ना, कार्निश था, सिजदा था, पायबोस था या सभी था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अकबर ने दीन इलाही कब स्टार्ट किया? तो हमने आपको बताया था दीन इलाही अकबर जो है 1582 ईसा पूर्व में स्थापित किया। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो 1581 को टिक किया जाएगा, क्योंकि करीब ऑप्शन को ही हम लोग टिक कर सकते हैं। और दीन इलाही की बात करें
तो अकबर ने दीन इलाही 1582 में स्टार्ट किया। और देखिएगा यहाँ पर अकबर यानी कि इस धर्म को जो अपनाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था बीरबल, है ना। कौन था? बीरबल। और बीरबल का जो मूल नाम था वो क्या था आपका? तो बीरबल का ही मूल नाम क्या था आपको याद रखना है। बीरबल का मूल नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हमने आपको बता दिया है, लेखिका थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर थी। और जब आपसे पूछा जाएगा कि मुगल काल में यानी कि चित्रकला में तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। और लेकिन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर? देखिए ये चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुजुक ये जहांगीरी किसने लिखा? तो ये तो जहांगीर ही लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। तो ये आपको याद रखना है कि फारसी भाषा में लिखा था। चलिए अगला प्रश्न, मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? तो ये आपका काफ़ी आसान प्रश्न हो जाता, आसफ खान की पुत्री थी, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग भारत के किस भाग में व्यतीत किया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी। बाबर यहाँ पर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध जो है 1526 में होती है। और बाबर यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही आसानी से जीत जाता है। और देखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध, जब दूसरा की बात करें तो आपका ये कब होगा? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये आपका 1556 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, जिनमें अकबर जो है जीत जाता है और हेमू की हार हो जाती है, यानी हेमू पराजित हो जाते हैं। और इसके बाद अकबर जो है राजा बन जाते हैं। और एक और पूछा जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो आपका कब हुआ? तो तीसरा पूछेगा आपसे तो 1761। क्या बोलिएगा? 1761 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा हुआ 1556 और तीसरा हुआ 1761 में। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, अगला जो प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को विशेष तौर पर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था, है ना। और ये बनाया था कौन? तो ताजमहल जो बनवाया था वो आपका शाहजहाँ। क्या हो जाएगा? शाहजहाँ हो जाएगा, है ना। तो यह आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, है ना, दिल्ली हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, है ना। और इस पर जो राज किया कौन कौन वंश? तो आपको याद रखना है, ट्रिक है संगम सतुआ ट्रिक है, या इससे आप सभी वंश को याद रखते हैं। संगम वंश, स से सालू वंश हो जाएगा, इसके बाद फिर से तुल्लू वंश आ जाएगा, फिर से आरवीडू वंश आएगा। तो इस प्रकार से याद रखना है। और संगम वंश में हरियर और बुक्का आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी देखिएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी थी। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। आयंगर व्यवस्था और नायंगर व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्था आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो आपका अमरम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अमरम। तो जहाँ पर अमरम है वो ऑप्शन सही होगा, अमरम ऑप्शन डी में है, सही हो जाएगा। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। दादू का संबंध कहाँ से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शंकराचार्य का मत है तो अद्वैतवाद। अब वहीं पर आपसे पूछता है रामानुजाचार्य,
तो रामानुजाचार्य जब पूछता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य पूछता तो क्या हो जाता आपका, विशिष्टाद्वैतवाद हो जाता। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में जो जन्म हुआ वो आपका हो जाएगा कबीर। कबीर का जन्म काशी में हुआ था कब, 1398 ईस्वी में, 1398 में। और इनका जो रचना है वो है बीजक। क्या है, बीजक इनका जो है रचना है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नानक का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो तलवंडी लाहौर में। और कब हुआ, 1469 ईस्वी में। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपको याद रखना है, तहकीक ए हिंद में जो है अलबरूनी ने ही तहकीक ए हिंद लिखा, इसको ही किताबुल हिंद बोलते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा? तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इब्न बतूता होता, लेकिन इब्न बतूता नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मार देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता वो आपका इब्न बतूता होता। तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड का था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। मद्रास में मुनरो भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सा व्यवस्था शुरू हुई? रैयत बाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा है? तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा सर्वेक्षक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो यहाँ पर देखिएगा, संथाल विद्रोह का संबंध जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, है ना, क्योंकि संथाल विद्रोह का जो संबंध है ना वो आपका हो जाएगा झारखंड से। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया? तो उलगलान विद्रोह किया था। और संथाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। और संथाल विद्रोह देखिएगा 1855 से लेकर 56 तक चलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। सिद्धू और कान्हू का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह से। हमने आपको अभी ही बताया। अगला प्रश्न देखिएगा। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? तो आपको याद रखना होगा कि 1857 में जो क्रांति हुई है ना, जो कि आपको 10 मई को ही हो जाती है। 1857 की क्रांति स्टार्ट कब होती है? 10 मई को। और कहाँ से? तो मेरठ से। आपको याद रखना है कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरठ से। और कौन कौन जो है कहाँ से आंदोलन करते हैं, यानी कि हर जगह से भारत में देखिए अलग अलग जगह से 1857 का विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। तो देखिएगा अवध या लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। बिहार से अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, बिहार या आरा जगदीशपुर से आपसे पूछे तो कुंवर सिंह। क्या याद रखिएगा? वीर कुंवर सिंह का नाम याद रखिएगा। और दिल्ली से पूछेगा तो दिल्ली से हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। और झांसी की बात करें तो झांसी से आपका हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी क्या हो जाएगा? लक्ष्मीबाई। पटना से अगर आपसे पूछे तो पटना से आपको याद रखना है पीर अली। और कानपुर से पूछे तो कानपुर से आपको याद रखना है कानपुर काना नाना, है ना, तो नाना साहब। ये आप याद रखिएगा। किसने 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो आपका हो जाएगा वीडी सावरकर। और इस 1857 के विद्रोह का क्रांति का जो चिन्ह था वो आपका था रोटी और कमल के फूल। रोटी और कमल का फूल था। तो ये था, आप जरूर याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था? तो हुमायूं के मकबरा से, है ना। और देखिएगा इनको कहाँ निर्वासित कर दिया जाता है? तो बर्मा यानी कि म्यांमार में निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून इनको भेज दिया जाता है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। व्यापागत सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं को बोलते हैं क्या कि हड़प नीति। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल महल किस शहर में स्थित है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलकत्ता। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इंडिया गेट का निर्माण जो है कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, छोटा में आपको याद रखना है, इंडिया गेट पूछा है तो यहाँ पर छोटा में क्या हो जाएगा, 12 वाला इंडिया गेट 1931 हो जाएगा। और जब आपसे पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया तो बड़ा में आपको याद रखना है, बड़ा में छोटा, छोटा में बड़ा। गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा आपसे तो आपका बोलना है 1911, लेकिन इंडिया गेट पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया है तो 1911 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर इंडिया गेट पूछता तो 1931 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो देखिएगा, वास्को डी गामा जो है भारत में जो आए थे वो आपको केरल के कालीकट बंदरगाह पर, कहाँ आए थे, केरल के कालीकट के बंदरगाह पर, जहाँ के वहाँ के राजा जो था वो जमोरिन था। कौन था, जमोरिन। और जमोरिन देखिएगा वास्को डी गामा का एकदम भव्य स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा का जो रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति था, जो पथ प्रदर्शक था, उनका नाम था अब्दुल मनीद। क्या नाम था, अब्दुल मनीद। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सारा प्रश्न। और वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो कब आए, तो 17 मई 1498 को आए, 17 मई 1498। और भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ये सारा प्रश्न आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना हुई थी कब, 1872 ईस्वी में। और देखिएगा दशकीय जनगणना कब हुई, तो जब आपसे पूछेगा दशकीय जनगणना कब हुई तो आपको याद रखना 1881 ईस्वी में जो है दशकीय जनगणना होती है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। चौरी चौरा देखिएगा कांड भी है जो कि 1922 ईस्वी में होती है और यहाँ ही होती है, उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है चौरी चौरा, है ना। तो 1922 में 22 पुलिसकर्मी को जो है जिंदा जला दिया गया था अंग्रेज के, तो ये भी आप याद रखिएगा। 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे गांधी जी के, तो राजनीतिक गुरु थे। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जलियांवाला बाग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है घटना कब घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में, ये देखिएगा जनरल डायर। यहाँ पर देखिएगा जनरल जो डायर होते हैं वो क्या होते हैं कि पूरी तरीक़ा से अमृतसर बाज़ार, यानी कि जो अमृतसर होता है पंजाब के अमृतसर, जो जलियांवाला बाग है उसको पूरी तरीक़ा से घेर लेते हैं और उसमें जितने भी लोग थे उन पर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। काला कानून किसे कहा गया है, तो काला कानून जो आप देखिएगा रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और ये रॉलेट एक्ट है 1919 में लागू हुआ था और इसे काला कानून कहा गया क्योंकि ये बिना अपील दलील के ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया है। स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो 1923। वहीं पर आपसे पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आपका जो है 1913 हो जाएगा, 1913 हो जाएगा। तो ये सारा प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 ईस्वी में हुआ। और इस आंदोलन में ही क्या नारा दिया गया, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। लेकिन किस आंदोलन में दिया था, तो आपको याद रखना होगा भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपका कब होती है, 1906 ईस्वी में हो जाती है। और बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 आप याद रखिएगा। और किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। ये सारा प्रश्न आपको याद रखना है, ये सारा प्रश्न आपको याद रख लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी आपका हो जाएगा। और किसकी सरकार थी, तो क्लीमेंट एटली। किसकी सरकार थी, क्लीमेंट एटली की सरकार थी। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली की सरकार थी। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा है तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। वही पूछता आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तब लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा अंतिम, तो अंतिम एक ही था, कौन था, श्री राजगोपालाचारी था, है ना। तो
तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, फिर भी क्या होगा, श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो चलिए, भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता हम लोग बोलते हैं किसे? तो भीमराव अम्बेडकर को। किसको बोलते हैं? भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर को बोलते हैं संविधान सभा के पिता। तो ये आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो आपका संविधान में हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 में हुआ था, है ना, 15 अगस्त 1947, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये देखिएगा, आपका जो यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन किया है, ये आपको बताइए कि ये आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का आपका वीडियो जो है मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।